माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी का केएसडी मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में वेक्टर कैलकुलस और इसका फर्स्ट चैप्टर डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स और इसके थ्योरम नंबर 4 सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। तो देखो इसकी स्टेटमेंट क्या है, इस थ्योरम की प्रकथन क्या दे रखा है इसने। थ्योरम की स्टेटमेंट है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट a vector A is a vector of constant magnitude, ठीक है, is A dot d upon dt इक्वल टू 0। ओके, कहने का मतलब क्या है, किसी सदिश A का परिमाण अचर होने का आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध यह है कि A डॉट डी अपॉन डी टी इक्वल टू 0। देखो इसका मीनिंग समझिए आप, बहुत ही सिंपल सा मीनिंग होगा इसका कि अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो फिर ये टर्म 0 के बराबर होनी चाहिए। ये नेसेसरी कंडीशन है। सफिशिएंट कंडीशन के अंदर क्या होगा कि अगर ये 0 है तो आपने को प्रूफ करना होगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मॉड कितना होना चाहिए, कांस्टेंट। इतना सा काम है, ठीक है। नेसेसरी कंडीशन में हम क्या करेंगे, ए का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट सपोज कर लेंगे और प्रूफ क्या करना होगा, ए डॉट डी अपॉन डी टी इक्वल टू 0। और सफिशिएंट कंडीशन के अंदर क्या होगा, अपोजिट होगा, इसको हम सपोज कर लेंगे और प्रूफ करना होगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट, ठीक है। तो लिखिए प्लीज, प्रूफ लिखिए आप इसका। तो सबसे पहले लिखिए आप प्रूफ तो नेसेसरी कंडीशन ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसा है, कांस्टेंट है। तो लिखो आप सपोज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज कांस्टेंट। मान लेते हैं वेक्टर का परिमाण मैग्नीट्यूड कैसा है, अचर है, कांस्टेंट है, ठीक है। इट मीन्स मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए इक्वल टू हम सिंपल ए लिख सकते हैं और ब्रैकेट के अंदर लिख देना आप कांस्टेंट, ओके, अचर, क्योंकि ऐसा सपोज कर लिया। अब उसके बाद टू प्रूव करना क्या है, प्रूफ करना होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर होना चाहिए, ये हमारा टारगेट है। तो अब हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे अपने को देखो आंसर के अंदर किस टाइप की टर्म चाहिए, ए डॉट डी ए अपॉन डी टी, यानी कि ए डॉट ए से स्टार्ट करेंगे हम। तो लिखो आप सिंस वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, मॉड ऑफ ए इंटू कॉस 0, ठीक है, डॉट ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू कॉस, जो भी इन दोनों के बीच में एंगल होता है। अब सेम वेक्टर है तो एंगल कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं दैट इज ए इंटू 1, ए आएगा, ये 1 होगा, ठीक है। कहाँ से, इक्वेशन फर्स्ट से, बाई 1। और अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो आप वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू ए स्क्वायर, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आप इसका डिफरेंशिएशन करो, आप लिख देना आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन करना। तो देखो ऐसा करेंगे तो क्या देगा हमारे पास, डी अपॉन डी टी वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, जब ए कांस्टेंट होगा तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल, दैट इज 0।
राइट हैंड साइड के अंदर 0, जब ए कांस्टेंट है तो ए स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आप u इंटू वी अप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा a का डिफ्रेंशिएशन डॉट इस a को छोड़ दो, फिर a को छोड़ते हुए डॉट इसका डिफ्रेंशिएशन, ओके। और अगले स्टेप के अंदर देखो आप a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए लिखा जा सकता है, तो हम फर्स्ट टर्म को ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर a डॉट डी अपॉन डी टी अगेन प्लस वेक्टर a डॉट डी अपॉन डी टी इक्वल टू 0। और अब देखो 1 + 1 हम इसको 2 लिख सकते हैं, 2 वेक्टर a डी अपॉन डी टी इक्वल टू 0, दैट इज वेक्टर a इंटू डी अपॉन डी टी इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब ध्यान दो आप, यही हमारा टारगेट था। अगर a का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है देन टू प्रूव a डॉट डी अपॉन डी टी इक्वल टू 0, बहुत ही सिंपल थ्योरम है, ठीक है। मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट मानते हुए इस टर्म को प्रूव करना है, और सफिशिएंट कंडीशन के अंदर क्या होगा, कन्वर्स होगा, उल्टा होगा, इसको मान के चलेंगे और ये कांस्टेंट आना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, a डॉट ए से, ठीक है। इसको ऐसे लिखना है, फिर दोनों साइडों का t के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर देना है, a कांस्टेंट देन a का डिफ्रेंशिएशन 0, और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए का यूज़ करेंगे हम, और ऐसा करते 2 वेक्टर a डी अपॉन डी टी हो गया, और 2 से डिवाइड करते क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर लिखो आप सफिशिएंट कंडीशन, नेक्स्ट पार्ट इस थ्योरम का, सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, पर्याप्त प्रतिबंध। तो इसके अंदर क्या होगा, हम इसको सपोज करेंगे, तो लिखो आप, सपोज मान लेते हैं वेक्टर a डॉट वेक्टर डी अपॉन डी टी इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सपोज कर लेना आपने, और उसके बाद हमारा टारगेट क्या है, नाउ टू प्रूव, सामने ले देता हूं, नाउ टू प्रूव मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इक्वल टू कांस्टेंट, ये अपना टारगेट है, ठीक है। a का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए, ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है। तो अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे, हाँ, तो प्लीज यहां से स्टार्ट कीजिए आप, ठीक है। सिंस द्वारा सपोज नहीं लिखना, ठीक है। द्वारा हम क्या लिखेंगे, सिंस लिखेंगे, सिंस वेक्टर a डॉट वेक्टर डी अपॉन डी टी इक्वल टू 0। तो अब आप लोग क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज 2 वेक्टर a डी अपॉन डी टी इक्वल टू 0, बिकॉज राइट हैंड साइड के अंदर 0 ही है, 0 को 2 से कर दो, 4 से कर दो, 10 से कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ना, 2 से मल्टीप्लाई करना। और अब इस 2 को 1 + 1 लिख दो आप, वेक्टर a डॉट डी अपॉन डी टी प्लस वेक्टर a डी अपॉन डी टी इक्वल टू 0, 2 के 2 पार्ट कर देना, 1 + 1, ठीक है। तो अब देखो अगले स्टेप के अंदर आपने यहाँ पर a डॉट बी को b डॉट ए लिखिए, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज डी ए अपॉन डी टी डॉट वेक्टर a प्लस a डॉट वेक्टर डी ए अपॉन डी टी, ओके। और अब अगले स्टेप के अंदर देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या चीज़ है, ये यू वी है, डिफ्रेंशिएशन है किसका, u इंटू वी का, तो u और v के स्थान पर क्या आ जाएगा, a डॉट ए आएगा, ठीक है। a का डेरिवेटिव डॉट a को छोड़ा हुआ है, फिर a को छोड़ करके अगेन वेक्टर a का डिफ्रेंशिएशन, इसका मीनिंग क्या हुआ, d अपॉन डी टी इंटू यू डॉट वी, ओके, बिकॉज बीच में डॉट आ रहे हैं। तो
ये हमारे पास किसके बराबर है, 0 के बराबर। और इसके बाद आपने इंटीग्रेशन करना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, जिस टर्म का डिफरेंशिएशन 0 है उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट। तो दैट इज, लिख देना है यहाँ पर, ऑन इंटीग्रेशन ऑन इंटीग्रेशन। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू सी, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, डेरिवेटिव 0 है, देन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट। समाकलन कितना आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो अब ए डॉट ए का मीनिंग क्या होता है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इक्वल टू सी, सी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं अभी, जब किसी टर्म का होल स्क्वायर कांस्टेंट है तो उसका अंडर रूट भी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो अगले स्टेप के अंदर क्या करो आप, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो अगला स्टेप इंप्लाइज, पहले लैंग्वेज लिख दो आप, टेकिंग स्क्वायर रूट, वर्गमूल लेने पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू अंडर रूट सी, प्लस माइनस सी लिख सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब a क्या है, ध्यान दो आप, a है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इक्वल टू, जब c कांस्टेंट है तो अंडर रूट सी क्या होगा, एक नया कांस्टेंट होगा, होगा तो कांस्टेंट ही। तो आप क्या लिख सकते हो, इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है, देखो आप, अगर ऐसा है देन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। बहुत इजी पार्ट है, यहाँ से स्टार्ट कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 2 को 1 प्लस 1 लिख दो, और यहाँ पर ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए का यूज़ कर लो। उसके बाद ये डेरिवेटिव है ए डॉट ए का। ठीक है, और उसके बाद जिस टर्म का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन 0 है उस टर्म का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। सी सपोज कर लो आप, और ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर इक्वल टू सी, देन ए इक्वल टू अंडर रूट सी। ठीक है, इट मीन्स ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज कांस्टेंट। ओके, तो नेक्स्ट थ्योरम देखिए आप प्लीज, थ्योरम नंबर 5। हाँ, थ्योरम नंबर 5, और इसकी स्टेटमेंट देखिए आप, क्या है इसकी स्टेटमेंट, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द वेक्टर ए टू हैव कांस्टेंट डायरेक्शन इज वेक्टर ए क्रॉस, ठीक है, डी अपॉन डी टी इक्वल टू 0। किसी सदिश ए की दिशा अचर होने का आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध है कि वेक्टर ए क्रॉस डी अपॉन डी टी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, क्या करना होगा अपने को, नेसेसरी कंडीशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम सपोज कर लेंगे वेक्टर ए की डायरेक्शन कैसी है, कांस्टेंट, और फिर प्रूफ क्या करेंगे हम, ए क्रॉस डी अपॉन डी टी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। फिर सफिशिएंट कंडीशन के अंदर क्या होगा, पर्याप्त प्रतिबंध के अंदर क्या होगा, उल्टा, इसको हम 0 सपोज कर लेंगे, और प्रूफ करना होगा वेक्टर ए की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट। इतना सा खेल है और कुछ नहीं। ठीक है, यानी बहुत ही सिंपल, अगर ए की डायरेक्शन कांस्टेंट हो तो ये टर्म 0 होनी चाहिए। फिर कन्वर्स के अंदर, सफिशिएंट कंडीशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, अगर ये 0 है तो फिर वेक्टर ए की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। ये अपने को प्रूफ करना होगा। ओके, तो प्रूफ देखिए आप इस थ्योरम का। हाँ भाई, इस थ्योरम के प्रूफ के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक लेमा प्रूफ करेंगे। लेमा का मतलब एक ऊपर में प्रूफ करेंगे हम, जिसका हम यूज़ करेंगे मेन थ्योरम के प्रूफ के अंदर। ठीक है, तो लेमा याद रखना आपने, प्रूफ क्या करना है फॉर दिस थ्योरम, एट फर्स्ट टू प्रूव लेमा। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है अपने को यहाँ पर, वेक्टर ए क्रॉस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू ए स्क्वेयर इंटू ए कैप क्रॉस डी ए कैप अपॉन डी टी। ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहले ये प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए देखो बहुत ही सिंपल, हम लोग क्या जानते हैं, ए कैप क्या होता है, वेक्टर ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल लिख सकते हैं, ये नोटेशन लिख सकते हैं।
वेक्टर ए अपॉन ए, देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हमारे पास क्या आएगा, वेक्टर ए इक्वल टू ए इंटू ए कैप। ओके, और उसके बाद फिर आप इसका डिफ्रेंशिएशन करो आप टी के रिस्पेक्ट, क्योंकि जब हम इसका टी के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा डी अपॉन डी टी ऑफ राइट हैंड साइड। ओके, तो अब देखो ये स्केलर है, ये क्या है, वेक्टर। जब दो के बीच में डॉट नहीं है, क्रॉस नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक स्केलर है और एक क्या है, वेक्टर है। ये यूनिट वेक्टर है और ये क्या है, स्केलर, क्योंकि किसी भी वेक्टर का जो मान होता है वो क्या होता है, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, स्केलर। तो स्केलर के लिए मैंने आपको फॉर्मूला ड्राइव करवाया था, डी फाई इंटू वेक्टर ए। क्या किया था हमने वहाँ पर, फाई का डेरिवेटिव, वेक्टर ए को छोड़ना, प्लस ए को छोड़ते हुए फाई का डेरिवेटिव। तो कहने का मतलब क्या होगा, ए का डिफ्रेंशिएशन यू इंटू वी लगेगा, ए का डेरिवेटिव ए कैप छोड़ दो, फिर प्लस ए को छोड़ दो और ए कैप का डेरिवेटिव। ध्यान देना यहाँ पर हाथ को कंट्रोल में रखना, गलती से बीच में डॉट वगैरह मत लगा देना आप। वेक्टर के अंदर ये ध्यान रखना अपने को, अगर यहाँ डॉट नहीं है तो यहाँ डॉट नहीं होना चाहिए, यहाँ क्रॉस नहीं है तो यहाँ क्रॉस नहीं होना चाहिए, ध्यान देना आप। गलती से भी आपने क्या होता है, कई बार सोचते हैं कि 3 इंटू 2, 3 गुना 2 लिख दो, अर्थमेटिकल के अंदर चल जाता है, बट यहाँ पर अगर हमने थोड़ी सी भी मिस्टेक की तो प्रॉब्लम में आ जाएंगी। तो देखो यहाँ कुछ नहीं है दोनों के बीच में, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ए का डेरिवेटिव इंटू ए कैप प्लस ए इंटू डी ए अपॉन डी टी, डी ए कैप अपॉन डी टी। और अगले स्टेप के अंदर फिर आप लोग क्या करो, इस टर्म को बनाइए आप, तो इसको ए से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप। ठीक है, तो लिख देना आप दोनों पक्षों में ए क्रॉस का मल्टीप्लाई करने पर, मल्टीप्लाई बाई ए क्रॉस ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ए क्रॉस से मल्टीप्लाई करिए आप, तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस डी वेक्टर ए अपॉन डी टी इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास आएगा वेक्टर ए क्रॉस इंटू डी अपॉन डी टी की वैल्यू, ये पुट कर दो आप, तो ये हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी इंटू ए कैप प्लस ए इंटू डी ए कैप अपॉन डी टी। ठीक है, बहुत ही सिंपल इस टर्म को बनाना है अपने को। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके दोनों साइडों में ए क्रॉस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वेक्टर ए क्रॉस से मल्टीप्लाई करना। और अब आप क्या करो, इस वेक्टर ए की वैल्यू पुट करो आप, इसको नंबर दे दो 1, तो लिख देना बाई फर्स्ट। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड एज इट, कोई चेंज नहीं करना है आपने। राइट हैंड साइड के अंदर जहाँ वेक्टर ए है वहाँ इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ कर लो आप, तो क्या आ जाएगा अपने पास आ जाएगा ए इंटू ए कैप क्रॉस डी ए अपॉन डी टी इंटू वैक्टर ए कैप प्लस ए इंटू डी ए कैप अपॉन डी टी। ओके, ऐसा लिख सकते हैं। और अब हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल, ए इंटू ए कैप क्रॉस फर्स्ट टर्म, फिर हम क्या करेंगे, ए इंटू ए कैप, ठीक है, क्रॉस सेकेंड टर्म। ठीक है, बहुत ही सिंपल, देखो आप ए इंटू ए कैप क्रॉस फर्स्ट टर्म लिखनी है, फिर प्लस का साइन लगाना है, फिर ए इंटू ए कैप क्रॉस सेकेंड टर्म लिखनी है अपने को। ठीक है, बड़े आराम से चलना है, अंदर मल्टीप्लाई करना लेकिन क्रॉस। अब इसके बाद अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, अगले स्टेप के अंदर हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ये भी नोट कर लिया करो आप। जैसे हमारे पास एन ए क्रॉस एम बी हो, ए और बी क्या हो, वेक्टर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एन और एम को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जिनके ऊपर वेक्टर नहीं है उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई से फ्री कर सकते हैं। देखो आप ध्यान देना, आप यहाँ से ए बाहर आएगा क्योंकि इसके ऊपर वेक्टर नहीं है, यहाँ से डी ए अपॉन डी टी बाहर आएगा बिकॉज इसके ऊपर वेक्टर नहीं है, तो फिर हमारे पास अंदर क्या बचेगा, ए कैप क्रॉस ए कैप।
ठीक है। और फिर ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, ए बार आएगा और इंटू ए बार आएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए कैप क्रॉस डी ए कैप अपॉन डी टी। बड़े ध्यान से, ए का बाहर आना, डी अपॉन डी टी का बाहर आना, एन और एम इंटू ए क्रॉस बी, इंटू आ जाएगा ए कैप क्रॉस ए कैप, और यहाँ भी ए बाहर आएगा, यहाँ से भी ए बाहर आएगा, तो फिर इंटू में क्या होगा, ए कैप क्रॉस डी ए कैप अपॉन डी टी। ठीक है। और अब क्रॉस मल्टीप्लाई के अंदर हम लोग क्या जानते हैं, अगर सेम वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाए तो वो क्या होता है, जीरो होता है। तो इसका मतलब ये टर्म जीरो हो जाएगी। तो लिख दो आप, सिंस ए कैप क्रॉस ए कैप इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो इसका यूज़ करिए आप, और ऐसा करने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा वेक्टर ए क्रॉस डी वेक्टर ए अपॉन डी टी। ये लेफ्ट चल रही है, राइट हैंड साइड के अंदर पहली टर्म जीरो होगी, प्लस दूसरी टर्म देखो क्या बनेगी, ए इंटू ए स्क्वायर। ठीक है। और इंटू हम लिख सकते हैं ए कैप क्रॉस डी ए कैप अपॉन डी टी, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, दैट इज ए क्रॉस डी अपॉन डी टी ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए कैप क्रॉस डी ए कैप अपॉन डी टी। तो सबसे पहले हमारा टारगेट है ये प्रूफ करना। तो याद रखना है, यानी कि अगर किसी थ्योरम के अंदर लेमा आ गई तो 2 मिनट के लिए हम थ्योरम को स्टॉप करेंगे, हम उसको रोकेंगे। हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेमा प्रूफ करेंगे, क्योंकि ये हमारे काम आएगी। ठीक है। और अब हम मेन थ्योरम प्रूफ करेंगे इसके बाद। इसको नंबर दे दो आप सेकंड। जब हम यूज़ करेंगे तो लिख देंगे बाई 2। ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड का यूज़ करेंगे हम मेन थ्योरम के प्रूफ के अंदर। हाँ, तो लिखिए आप, देखो लेमा का रिजल्ट हमारे पास ये बना है, ए क्रॉस डी अपॉन डी टी इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए कैप क्रॉस डी ए कैप अपॉन डी टी, इक्वेशन सेकेंड। अब मेन थ्योरम को हम प्रूफ कैसे करेंगे, यानी कि इस थ्योरम का प्रूफ करेंगे अब हम। ठीक है, दी गई थ्योरम का प्रूफ। तो सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, नेसेसरी कंडीशन के अंदर क्या होता है, इसको मान लो आप, सपोज कर लेते हैं ए की डायरेक्शन कैसी है, कांस्टेंट। तो फिर प्रूफ क्या करना होगा, प्रूफ करना होगा ए क्रॉस डी अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो। ए की डायरेक्शन को कांस्टेंट मानते हुए, ए की डायरेक्शन को कांस्टेंट सपोज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, हम प्रूफ करेंगे ए क्रॉस डी अपॉन डी टी इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो लिखिए आप, सपोज डायरेक्शन ऑफ ए इज कांस्टेंट, देन टू प्रूव दिस। तो अब देखो, अगर किसी वेक्टर की डायरेक्शन कांस्टेंट है तो इसका मीनिंग क्या होगा, उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, कांस्टेंट। तो लिखो आप, देन ए कैप कांस्टेंट वेक्टर ठीक है। और अगर ए कैप कांस्टेंट वेक्टर है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल। वेक्टर ए की डायरेक्शन कांस्टेंट है, वेक्टर ए की दिशा कांस्टेंट है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, ए की डायरेक्शन के अंदर यूनिट वेक्टर भी कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो वेक्टर ए कांस्टेंट वेक्टर। और हम लोग क्या जानते हैं, कांस्टेंट वेक्टर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। देन बाई सेकेंड, इक्वेशन 2 का यूज कर लो आप, बाई 2 क्या है इक्वेशन सेकेंड, वेक्टर ए क्रॉस डी अपॉन डी टी इक्वल टू ए स्क्वेयर इंटू ए कैप, और इंटू में यहाँ पर डी अपॉन डी टी की वैल्यू जीरो पुट कर दो आप। ठीक है, तो यहाँ जीरो हो गया। तो अब देखो, अगर हम किसी वेक्टर को जीरो वेक्टर के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। ए स्क्वायर इंटू जीरो, दैट इज जीरो। ये जीरो वेक्टर होगा, आंसर जो होगा जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के। क्यों, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, एक वेक्टर होता है। जीरो आई जीरो जे जीरो के, और यही अपने को प्रूव करना था। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अब सफिशिएंट कंडीशन,
यानी कि कन्वर्स इसका उल्टा। अब हम सपोज करेंगे ये 0 है, तो प्रूफ करना होगा ए की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट। ठीक है, हाँ भाई, सफिशिएंट कंडीशन अर्थात कन्वर्स सफिशिएंट कंडीशन के अंदर हम लोग क्या सपोज करेंगे, ए क्रॉस डी अपॉन डी टी इक्वल टू 0, इसको सपोज कर लेंगे हम। और प्रूफ क्या करना होगा, डायरेक्शन ऑफ ए इज कांस्टेंट, ए की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, ये अपने को प्रूफ करना है। तो अब यहाँ से स्टार्ट करो आप, सिंस ए क्रॉस डी अपॉन डी टी इक्वल टू 0, क्योंकि हमने सपोज कर रखा है। और द्वारा लेट नहीं करना होता, द्वारा हम क्या लिखते हैं, सिंस, चूंकि। ठीक है, और उसके बाद इक्वेशन सेकंड का यूज़ करिए आप, इसकी वैल्यू का यूज़ करो आप, बाई 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर इंटू ए कैप क्रॉस डी ए कैप अपॉन डी टी इक्वल टू 0। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ए स्क्वेयर से डिवाइड कर देंगे। तो ऐसा करते हमारे पास क्या आ रहा है, ए कैप क्रॉस डी ए कैप अपॉन डी टी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3, 3 नंबर समीकरण आ गया हमारे पास। ठीक है, और अब देखो सारा डिस्कशन इसी इक्वेशन के ऊपर होगा, अभी इसी इक्वेशन के ऊपर डिस्कशन होगा हमारा। तो इसके लिए एक दो बातें याद रखना कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लाई 0 हो तो इसका मीनिंग क्या होता है, उन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 है। ठीक है, अर्थात दोनों कैसे होंगे, पैरेलल। तो ए और बी दोनों कैसे होंगे, पैरेलल। तो इसी चीज़ का यूज़ किया मैंने कि देखो अगर दो वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लाई 0 है तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए कैप और डी ए कैप अपॉन डी टी दोनों कैसे होंगे, पैरेलल होंगे, दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे। समांतर का साइन है ये, पैरेलल। ठीक है, और किसके अंदर यूज़ किया, इक्वेशन 3 के अंदर इस रिजल्ट का यूज़ किया मैंने। ठीक है, बट हम क्या जानते हैं, ए कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर। ए कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होता है, 1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप इक्वल टू 1। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी है कि अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो, कांस्टेंट हो, तो क्या होता है, वो वेक्टर अपने डेरिवेटिव के साथ परपेंडिकुलर होता है। तो ये इस रिजल्ट का यूज़ करना है आपने। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो आप ए कैप का मैग्नीट्यूड कैसा आ गया, कांस्टेंट आ गया हमारे पास। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ए कैप अपने डेरिवेटिव के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर, अर्थात इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0। हम लिख सकते हैं ए इज़ परपेंडिकुलर टू डी अपॉन डी टी, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पंगा खड़ा हो गया। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, अपवाद हो गया। क्यों, दो सेम वेक्टर की नेचर अलग अलग नहीं हो सकती, ध्यान देना आप। ऐसा नहीं हो सकता वो दोनों पैरेलल भी हों और दोनों परपेंडिकुलर भी हों। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, इक्वेशन 4 एंड 5 आर कॉन्ट्राडिक्शंस, एक दूसरे का विरोधाभास है, एक दूसरे की अपोजिट स्टेटमेंट है इनकी। सेम वेक्टर पैरेलल, सेम वेक्टर परपेंडिकुलर, इट इज़ नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं होगा। तो लिख देना आप। ठीक है, इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 एंड 4, सॉरी 4th एंड 5th। ठीक है, ये क्या है, यहाँ आप ऐसा लिख सकते हो, इक्वेशन 5 इज ए कॉन्ट्राडिक्शन अगेंस्ट इक्वेशन 4, ऐसा लिखो आप। इक्वेशन 5 इज ए कॉन्ट्राडिक्शन अगेंस्ट इक्वेशन 4। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर ये एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्शन हैं तो कहने का मतलब इक्वेशन 5 इक्वेशन 4 का कॉन्ट्राडिक्शन होने का मतलब क्या है, इक्वेशन 3 कब पॉसिबल होगा। ठीक है, जब ए 0 ना हो और डी अपॉन डी टी कितना हो, 0 के बराबर। क्यों, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, 0 आ रहा है हमारे पास। तो लिख दो आप, इम्प्लाइज
इक्वेशन थर्ड इज पॉसिबल इफ a cap is not equal to 0 and d upon dt इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि a कैप 0 नहीं होगा और d अपॉन डी टी क्या होगा, 0 होगा। और हम लोग क्या जानते हैं, अगर किसी वेक्टर का डेरिवेटिव 0 है तो वो वेक्टर कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट वेक्टर। तो ऑन इंटीग्रेशन a कैप इज कांस्टेंट वेक्टर, a कैप इज कांस्टेंट वेक्टर। तो अब देखो आप, अगर किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर है तो वो खुद वेक्टर भी क्या होगा, उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, कांस्टेंट डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो लिख दो आप, इंप्लाइज डायरेक्शन ऑफ ए इज कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि अगर किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसा हो, कांस्टेंट वेक्टर हो, तो फिर वो वेक्टर खुद क्या होता है, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, कांस्टेंट। तो इंप्लाइज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज कांस्टेंट। तो इस तरीके से हम इस थ्योरम का प्रूफ करेंगे। तो प्लीज़ बड़े ही ध्यान से सुनिएगा आप। ठीक है, मुश्किल नहीं है, इजी है। ठीक है, बट सुनना है आपको। ओके, तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ओके, और हमारे यूट्यूब चैनल KSD मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट www.ksdmathsclasses.com पर विजिट ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।